नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम कवर करेंगे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस के बारे में। यानी कि समाज में अगर कुछ वर्ग सामान्य वर्गों से पीछे छूट गए हैं तो उनको वापस बराबरी पर लाने के लिए जो उनको प्रिविलेजेस दी जानी चाहिए उनके बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये कवर करता है आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक। सबसे पहले 330 में ये बात की गई है कि भैया लोकसभा के अंदर SC/ST कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। ये सीट्स किस रीजन में रिजर्व होंगी, वो जो रीजन्स हैं वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, और कौन सी कास्ट SC/ST कम्युनिटी में आती हैं ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। आर्टिकल 331 में बात की गई है कि भैया 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होंगी और वो एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। लेकिन इस प्रोविजन को अब रिपील कर दिया गया है क्योंकि इंडिया में जो भी एंग्लो इंडियंस की फर्दर जनरेशन थी वो कंप्लीट इंडियंस हैं, तो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल 332 में बात की गई है कि विधानसभा में भी SC/ST कम्युनिटी को रिजर्व सीट्स दी जाएंगी। 333 में बात की गई है कि विधानसभा में 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होगी जिसमें कि गवर्नर उसे नॉमिनेट करेंगे, लेकिन इस प्रोविजन को भी अब हटा दिया गया है। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं उसमें बात की गई है कि रिजर्वेशन कहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर कि वो पब्लिक फंडिंग रिसीव करते हैं, जो भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है वहाँ पर, और जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। 338 में बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, यानी कि एक ऐसी कमीशन होनी चाहिए जो कि शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के बारे में सोचे और ये एनालिसिस करती रहे कि क्या एक्चुअल में उन वेलफेयर मेजर्स से उनका कोई डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो समाज में उन्नत भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कमीशन है इसके 7 मेंबर्स होंगे, इसके जो चेयरमैन होंगे और जो भी मेंबर्स होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और उनकी पावर कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगी। यानी कि जितने भी IPS ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ACP या जो भी हैं वो सब के सब इनके नीचे आते हैं। तो बहुत ही पावरफुल कमीशन है ये, और इसका कई बार मिसयूज़ भी हो जाता है। SC/ST एक्ट में अगर कोई आदमी फंस जाता है तो बहुत बुरी पनिशमेंट उसको मिलती है और बहुत ज़्यादा प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है SC/ST कम्युनिटी को, बस इल्ज़ाम लगा दिया अब केस चालू हो जाएगा। तो मिसयूज़ होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कानून अच्छी नीयत से बनाया जाता है, कानून बुरा नहीं होता, मिसयूज़ करने वाला बुरा होता है, मिसयूज़ करने वाला गलत होता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में। 338A में बात की गई है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाई जाएगी जिसमें कि 5 लोग होंगे और इसके भी जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और ये जो रिपोर्ट बनाकर देगी, एनुअल रिपोर्ट, ये दोनों कमीशन प्रेसिडेंट को देती हैं। और इसके बाद बात की गई है 339 में कि जो भी वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे इन दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, या फिर जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है कास्ट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी, यूनियन गवर्नमेंट राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ सकती है, सारी की सारी जितनी भी SC/ST कम्युनिटीज़ हैं भारत के अंदर उनके लिए यूनिफॉर्म मेजर्स बना सकती है और यूनिफॉर्म तरीके से उनका डेवलपमेंट कर सकती है, उनका वेलफेयर कर सकती है। ठीक है जी, तो जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाएंगे इनके लिए SC/ST कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए या वेलफेयर के लिए, या फिर जो भी फंडिंग दी जाएगी इनके लिए, जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं या प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा उनके लिए, वो सभी यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है जी, आर्टिकल 340 में बात की गई है अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कमीशन बनाई गई थी, OBC के लिए, जिसको हम फेमस जो कमीशन रही है मंडल कमीशन के रूप में जानते हैं। लेकिन जो पहली कमीशन बनाई गई थी वो थी काका कालेकर कमीशन, जो कि तब बनाई गई थी जब 1950s का एरा था। 1952 या 53 में इसको बनाया गया था जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने कुछ खास ना तो एनालिसिस किया था ना रिकमेंडेशन दी थी OBCs के बारे में, इसलिए उनको हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। मेजरली जो रिफॉर्म्स आए थे वो मंडल कमीशन द्वारा आए थे। ये कब सेटअप हुई थी? 1979 में सेटअप हुई थी, 1 जनवरी 1979, और रिपोर्ट दी थी 31 दिसंबर 1980 को। उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी और 1979 में थे मोरारजी देसाई। ठीक है जी, तो इंदिरा गांधी जी ने तो इस कमीशन की रिपोर्ट पर कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन 1990 में VP सिंह की सरकार बनी थी उस समय, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट किया और 27% का रिजर्वेशन दिया OBCs को। ठीक है जी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर एक प्रोविजन डाला इसके अंदर कि ठीक है तुम रिजर्वेशन दे रहे हो OBCs को दे दो, लेकिन इसमें 2 लेयर्स बनाए जाएंगे, एक क्रीमी लेयर होगा, एक नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर में लोग आते हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो OBC कम्युनिटी में है या नहीं है। जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC का, सिर्फ उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है जी, आज के टाइम में ये जो लिमिट है ये है 8 लाख। अगर आपकी एनुअल सैलरी जो है वो 8 लाख या उससे ज़्यादा है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में
नहीं आओगे, ठीक है जी, तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम होनी चाहिए आपकी एनुअल सैलरी, ठीक है जी। अब बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में मेरा क्या व्यू है। देखो, रिजर्वेशन जितना बड़ा मुद्दा हमारे देश में बनाया जाता है उतना बड़ा है नहीं। हमें रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा इसलिए लगता है क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे देश में पॉपुलेशन है उनका मेजर गोल ही होता है सरकारी नौकरी पाना, और जब आप सरकारी नौकरी पाने जाते हो तो वहाँ पर आधी सीट्स रिजर्व हो जाती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन 50% सीट्स के लिए है, लेकिन एक्चुअल में क्या हमारे देश की स्थिति है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो, हमारे देश में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका केवल 7% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी कि 93% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पर सारे के सारे जो भी लेबर लॉज हैं वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि आपको अगर निकाला जाएगा तो उससे पहले आपको 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा, या फिर जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने सेट किए हैं वो सारे फॉलो होंगे। प्रोविडेंट फंड जो कटता है वो भी आपका कटेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेबर्स के लिए बना रही है, गवर्नमेंट जो है जो भी पॉलिसीज़ बना रही है लेबर्स के लिए वो सभी इंप्लीमेंट करी जाएंगी। मान लो क्रश फैसिलिटी के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रावधान बनाया तो वो भी बनाया जाएगा। मैटरनिटी लीव दी जाएगी, है ना, या कोई भी और अगर अलाउंसेस दिए जाने चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे। तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है जी। ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करता है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है, प्रॉपर आपका रिमूवल होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे काम नहीं करता है, वहाँ पर कोई फिक्स्ड वेजेस नहीं होते। आपको दिहाड़ी मजदूर या ये सारे जो लोग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लिए जाते हैं और कभी भी निकाल दिए जाते हैं। कोई वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉलो नहीं होती, हालांकि वो इलीगली इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एंटरप्राइज है इंडिया के अंदर उसको ये ज़रूरी है कि वो सभी लॉज का पालन करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 93% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, सिर्फ 7% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी उसका आधा ही है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो है अगर देखा जाए तो पूरे टोटल एम्प्लॉयमेंट में केवल 4% लोगों को 4% पॉपुलेशन को वो लोग एम्प्लॉय करते हैं। जो मान लो 100 नौकरियां हैं तो 100 में से 4 नौकरियां से केवल सरकार दे रही है, बाकी की जो 96 हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही आपको दे रहा है। अब उस 4% में मान लो 50% रिजर्वेशन है तो 2% हुआ ना टोटल का, वो तो टोटल एम्प्लॉयमेंट का 2% ही रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके लिए सारा मसला चल रहा है। अब आपने ये देख लिया कि मुद्दा है कितना गंभीर। आखिरकार ये 50% नहीं है, अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो उसका केवल 2% रिजर्व्ड है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही अगर आपका लक्ष्य है तो फिर आपको ये थोड़ा सा भारी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है आपसे, जो भी लोग इसके खिलाफ हैं या फेवर में हैं, दोनों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपको एक समाज की संरचना करनी है जिसमें आप खुद पैदा होने वाले हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किस घर में, किस फैमिली में, किस कास्ट में, किस रिलीजन में, किस इकोनॉमिक कंडीशन में पैदा होगे, तो अब आप कैसे समाज को ऑर्गेनाइज करोगे? समाज में इनइक्वालिटीज़ तो होंगी ना, तो कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? तो अब आपकी कोशिश ये होगी कि भैया जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा वीकर सेक्शन है, सबसे ज़्यादा पिछड़ गए हैं, उनको कैसे मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जिससे कि उनको आगे आने के अवसर बराबर मिले। बेशक वो आगे बढ़ पाएँ या नहीं बढ़ पाएँ वो अलग मुद्दा है, एटलीस्ट अवसर तो मिले, एटलीस्ट उनके पास ये एक मौका तो होना चाहिए कि वो अपनी स्थिति को बदल सकें, है ना। उनको बराबरी पे आप लाना चाहोगे क्योंकि हो सकता है कि आप खुद वहाँ पर पैदा हो जाओ, तो वही तो सरकार कर रही होती है रिजर्वेशन को देकर के। तो यहाँ पर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या समाज में इनइक्वालिटीज़ हैं? इनइक्वालिटीज़ तो हैं, तो क्या रिजर्वेशन देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। सवाल क्या है कि आप कास्ट के बेसिस पर क्यों लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो भैया? हैं, SC ST OBC सबके सब कास्ट के बेसिस पर आपने बांट दिए और फिर उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो। क्यों कास्ट के बेसिस पर? कास्ट पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों? क्यों आप गरीबों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? अनरिजर्व कैटेगरी में भी तो गरीब होते हैं। तो इसका देखो आंसर हर एक चीज़ का है। क्यों? अगर इतना आसान होता तो हो ही जाता अब तक, ठीक है जी। इतना आसान ये चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गरीबी का सर्टिफिकेट मांगेगी सरकार, आपसे ये नहीं देखेगी कि गरीब आप एक्चुअल में हो या नहीं हो। तो क्योंकि उसकी कार्रवाई अलग होगी, उसके इंस्टीट्यूशंस अलग होंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन उससे पहले जब आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट पे ये लिख के बोलना है कि भैया मैं गरीब हूँ, मैंने जो टैक्स भरा है वो 8 लाख से कम की इनकम पे भरा है, इसलिए मैं गरीब हूँ, इसलिए आप मुझे रिजर्वेशन दीजिए। तो ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं सबसे पहले वो इस प्रावधान का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि अकाउंटेड नहीं है उनकी जो इनकम है। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है इसके अंदर कि गरीबी का सर्टिफिकेट कोई भी बनवा सकता है, लेकिन कास्ट का सर्टिफिकेट हर कोई नहीं बनवा सकता। दूसरी बात क्या है कि जो गरीबी है वो कोई जनरेशनल नहीं होती, वो कोई फिक्स्ड नहीं होती कि भैया आज आप गरीब हो कल आप अमीर भी हो सकते हो, फिर अगली जनरेशन आपकी गरीब भी हो सकती है, फिर अमीर भी हो सकते हैं,
है ना। तो ये फिक्स्ड प्रोविजन नहीं है। तो आप जो भी डेटा बनाओगे कि भैया हमारे देश में इतने लोग गरीब हैं, इनको हमें रिजर्वेशन देना है, हो सकता है अगले साल वो डेटा चेंज हो जाए, फिर अगले साल फिर चेंज हो जाए, फिर अगले साल फिर, तो डायनामिक डेटा बनेगा, फिक्स डेटा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर हम जो है रिजर्वेशन देने में फिलहाल असमर्थ हैं। अच्छा, कास्ट जो है वो एक सोशल स्टेटस से लिंक्ड है। आपकी जब शादी होती है तो आपकी कास्ट देखी जाती है। बेशक हम कितनी भी बात करें कि हम तो भैया कास्ट में नहीं मानते, लेकिन जब शादी करते हो तो भैया हायर कास्ट में ही होती है जनरली जो शादियां होती हैं। और जो सोशल स्टेटस है वो भी एक बना रहता है। तभी तो आप ये कह रहे हो कि ये हायर कास्ट का आदमी है, ये लोअर कास्ट का आदमी है, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टिंक्शन तो आप बना ही रहे हो ना। बेशक हो सकता है कि आप आज अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लेकिन एक डिस्टिंक्शन है। तो आप हायर कास्ट से लोअर कास्ट में नहीं जाना चाहते हो। तो सोशल स्टेटस है, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और तीसरा कास्ट जो है वो एक हेरिडिटरी चीज़ है, आप उसको बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पिता जो है वो लोअर कास्ट के थे और आप हायर कास्ट के और आपका बच्चा फिर लोअर कास्ट का हो जाएगा, तो वो बदली नहीं जाती है। तो इसलिए जाति को आदमी बहुत जल्दी छोड़ता नहीं है, उसमें फ्रॉड करने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। इसलिए कास्ट के बेसिस पर जनरली रिजर्वेशन दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि कास्ट ऐसे ही चुन लिया गया था, एक प्रावधान कास्ट के बेसिस पर ये देखा गया था कि एक कुछ पर्टिकुलर कास्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े सेक्शन ही उसमें आते हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग ही उसमें आते हैं, तो इसलिए कास्ट के बेसिस पर हमने रिजर्वेशन दिया था। अब आज मैं क्या चाहता हूं कि रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए। देखो, रिजर्वेशन तो होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है कि क्रीमी लेयर, जैसे आपने ओबीसी में लगाया, भैया एससी कम्युनिटी में लगाने से कौन रोक रहा है आपको? एससी में भी लगाओ, एसटी में भी लगाओ। भैया जो लोग उन कम्युनिटीज़ में आगे बढ़ चुके हैं उनसे रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। दूसरा, इंटर जनरेशनल बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए। जब एक जनरेशन को बेनिफिट मिल गया, एक आदमी को आपने सरकारी नौकर बना दिया, तो उसके बच्चों को ज़रूरत नहीं है ना, उनका तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आपने कर दिया, उनका पॉलिटिकल सोशल हर तरीके से उनको अपलिफ्टमेंट दे दिया है। तो उनके आगे की जनरेशन को क्यों दे रहे हो आप? आगे अगर आप उनको बार बार देते रहोगे तो बाकी जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उनको कब तक मिलेगा वो जो प्रोविजन का जो बेनिफिट है? तीसरा क्या है, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए भैया। ऐसे नहीं कि आपने एससी कम्युनिटी डिफाइन कर दी, एसटी कर दी, ओबीसी कर दी, उसके अंदर पिछड़ों के अंदर भी तो अति पिछड़े होते हैं। नहीं तो जो पिछड़ों के अंदर जो एलीट सेक्शन है वही लेता जाता है बार बार फायदे। एक बार ही कोई एससी कम्युनिटी का व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट जॉब में आ गया, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, यही चलता रहता है। तो ये जो है इसकी वजह से बहुत कम लोगों तक इसका असल में फ़ायदा पहुंच पाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि एक्सक्लूजन होना चाहिए उन कास्ट का जो कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट को अचीव कर चुके हैं। भैया एक लिमिट पर्टिकुलरली तुम सेट कर दो कि भैया इस लिमिट के बाहर जो भी व्यक्ति जाएगा वो रिजर्वेशन के लिए लाभान्वित नहीं हो सकता, रिजर्वेशन में अपना नाम नहीं लिखवा सकता है, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो एक लिमिट होनी चाहिए, चाहे आप कास्ट के बेसिस पे दे रहे हो या किसी भी बेसिस पे दे रहे हो, एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दो। ठीक है जी, कि इस लिमिट के बाहर अगर कोई भी व्यक्ति सोशली एम्पावर हो जाता है या इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाता है, पॉलिटिकली एम्पावर हो जाता है, एजुकेशनली एम्पावर हो जाता है, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी, हर चीज़ की एक लिमिट प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए ना। उसके बाद क्या है कि मूव टुवर्ड्स मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। देखो, आज आप कास्ट के बेसिस पर दे रहे हो, तो लेकिन सिर्फ कास्ट के बेसिस पर क्यों दे रहे हो, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर क्यों दे रहे हो? क्योंकि इकोनॉमिक बेसिस चेंज करता रहता है और कास्ट सिर्फ एक बेसिस जो है बहुत अच्छा बेसिस तो है नहीं। तो आप एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बना लो ना, जिसमें आप आदमी की कास्ट भी देखोगे, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी देखोगे, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन भी देखोगे। हर जो है मायने में अगर वो पिछड़ा पाया जाता है तो आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बना सकते हो जिसके आधार पर आप रिजर्वेशन दे सकते हो। और छठा मेरा जो प्रावधान मैं चेंज लाना चाहता हूँ इस रिजर्वेशन के अंदर, वो ये है कि भैया फेयर मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कागज़ पे एक आदमी को गरीब दिखा दिया या पिछड़ा दिखा दिया तो उसको आपने रिजर्वेशन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेयर मैकेनिज्म बनाओ भैया, जिसपे आपको प्रॉपर एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसकी एक्चुअल में क्या स्थिति है, सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से उस इंसान को असेस करने के लिए आपके पास रिसर्च वर्कर्स होने चाहिए, रिसर्चेस की जानी चाहिए और उनका प्रॉपर एविडेंस आपके पास होना चाहिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके का एक फेयर मैकेनिज्म होना चाहिए और कंटिन्यूअस एनालिसिस ये चलता रहना चाहिए कि उस फेयर मैकेनिज्म में भी अगर कोई बदलाव करने की ज़रूरत है तो वो क्या होने चाहिए। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये एक सही नीयत है रिजर्वेशन को एक टेम्पररी प्रोविजन मानने की, क्योंकि असल में तो एक टेम्पररी प्रोविजन ही है ना। हम हमेशा तो इस होड़ में नहीं लगे रह सकते कि कौन पिछड़ा है और पिछड़े को कितना फ़ायदा देना है। हमें लोगों को बराबर लाना है और इस प्रोविजन को अल्टीमेटली हमें ख़त्म करना है, आज ख़त्म नहीं करना है, ये मेरा मन है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।